हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स लूप में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम चल रहे थे 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम 2 क्लास कर लिए थे, 2 लेक्चर ले लिए थे और आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताए थे। सेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको उस सेक्टर्स का कंपेयर कैसे किया जाता है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट बताए थे, फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट बताए थे। जीडीपी के कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स को ही क्यों इंक्लूड किया जाता है वो सारा कुछ आपको बताए थे, हम जीबीए बताए थे। और उम्मीद है ये सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आज बात करेंगे आगे, इससे आगे बात करेंगे आज हम। और आज हम देखते हैं, आज आपका टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, मतलब सेक्टर्स के अंदर जो हिस्टोरिकल चेंज आया उसमें हम बात करने जा रहे हैं आज, कैसे कैसे चेंज आते रहा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। देखो, इन अ हेल्दी इकोनॉमी, एक हेल्दी इकोनॉमी में इनिशियली इकोनॉमीज रिले हैवली ऑन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। इनिशियली एक हेल्दी इकोनॉमी का क्या पहचान है कि स्टार्टिंग में इनिशियली उस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, उस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि एग्रीकल्चर का। दो मामले में, जीडीपी के मामले में भी और एम्प्लॉयमेंट के मामले में, दोनों मामले में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। विच इम्प्लाई द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का जो मेजोरिटी भाग है, मेजोरिटी पार्ट है, वो एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होता है। स्टार्टिंग रेंज की बात कर रहे हैं हम। एज एग्रीकल्चरल टेक्निक इंप्रूव एंड फूड सरप्लसेस आर क्रिएटेड, लेबर शिफ्ट टुवर्ड कॉमर्स, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो होता क्या है, जैसे जैसे एग्रीकल्चरल टेक्निक इंप्रूव होगा, ठीक है, और जैसे एग्रीकल्चर टेक्निक को आप इंप्रूव करेंगे तो फूड का तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सरप्लस होगा। और आपके पास होगा क्या है कि फूड खाने, आप स्टार्टिंग में होता क्या था कि हम इतना ही फूड का प्रोडक्शन करते थे जितना हम खा लेते थे। लेकिन जब सरप्लस फूड का प्रोडक्शन होने लगा तो खाने के बाद भी हमारे पास फूड बचने लगा, और उस फूड का हम क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, ट्रेड करने लगे। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व हो जाता है, कॉमर्स में, ट्रेड में, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो बहुतों को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ जाता है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के बाद, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट टू द सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन जब धीरे धीरे इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, तो वो क्या करता है, सारा इकोनॉमी को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर देता है। और उस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट हो गया या जीडीपी में हो गया, उसमें धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटने लगता है और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है। ये होता है एक हेल्दी इकोनॉमी का निशानी बता रहे हैं हम। ठीक है, फाइनली इन द मोस्ट रिसेंट सेंचुरीज developed economies undergo under shift, making tertiary sector the primary driver of both total production and employment। लेकिन अभी जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें क्या हो रहा है, उसमें अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का आ जा रहा है। दोनों मामले में, जीडीपी के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के भी मामले में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है। तो होता क्या है, एक हेल्दी इकोनॉमी का निशानी क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का, जीडीपी के भी मामले में और एम्प्लॉयमेंट के भी मामले में। लेकिन जैसे इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस होता है तो धीरे धीरे इसका कंट्रीब्यूशन घटने लगता है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है। और जैसे ही सर्विस सेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है तो धीरे धीरे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है और वे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है। ये एक हेल्दी इकोनॉमी का निशानी है। ठीक है, एक हेल्दी इकोनॉमी की पहचान है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो कुछ प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है। ये तो आपका हो गया इकोनॉमी, इंडिया में क्या कंडीशन है। इंडिया में देखो कंडीशन क्या है, 1977-78 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, सही चल रहे थे हम लोग। उसके बाद था टर्सरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। और धीरे धीरे जब 2017-18 का डेटा उठाते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो कम हुआ जो होना चाहिए, और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ गया हो गया। लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमी में एक ऐसा टाइम कभी नहीं आया जिसमें सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो गया हो।
मतलब एक हेल्दी इकोनॉमी में कैसे होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, फिर उसका घटा, फिर सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ेगा, फिर उसका घटेगा, फिर टर्सरी सेक्टर का। हमारा इकोनॉमी क्या है, सीधा प्राइमरी से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। यहाँ भी तुम देखोगे तो सेकेंडरी सेक्टर का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा है, उतना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का देखने के लिए हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया सबसे पहला। इसका बहुत सारा रीजन है। जब आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जहाँ लगभग 30-40 साल तक तो हम लोग एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी करके रखे। ठीक है, बाहर के सामान पे हम लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा इनपुट ड्यूटीज लगा देते थे, सॉरी इनपुट ड्यूटी हम बोल रहे हैं, टेरिफ लगा देते थे, ताकि वो हमारे यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि हमको था कि हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्शन दे। और दूसरा रीजन क्या था कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रही थी, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। मैक्सिमम इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर था, और गवर्नमेंट के अंदर कोई भी चीज़ रहे तो डेवलप तो नहीं ही करेगा। बीएसएनएल का एग्जांपल देख लो, कंडीशन क्या है गवर्नमेंट के अंदर में है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ का 1992 के बाद जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आया, एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आया, तब धीरे धीरे प्राइवेट इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को सुविधा मिलना शुरू हुआ, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना शुरू हुआ। तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो उसी टाइम का है। अदरवाइज अगर हमारे यहाँ वो नहीं होता तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो भूल ही जाओ हमारे यहाँ क्या होता। अब बाद के टाइम में हो जाता अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो नहीं होता। जिस कंडीशन अभी इंडस्ट्री हमारे उस कंडीशन में कभी नहीं रहता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमी में आपको हम क्या होता है, हेल्थी इकोनॉमी में टर्स आख लास्ट में टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन में ज़्यादा हिस्सेदारी हो जाता है, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको हम, ज़्यादा हिस्सेदारी हो सकता है, या ज़्यादा उसको हम, अरे यार क्या बोलते हैं, हम दिमाग से उतर गया। ठीक है, ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन हो जाता है टर्सरी सेक्टर का। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो इसका रीज़न क्या है बताते हैं। इसका देखो, 2017 से 18 तक टर्सरी सेक्टर बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। 2017-18 तक इंडिया में टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में बन गया। अब देखो उसका रीजन क्या था। ठीक है, उसका रीजन ये था, पहला 4 रीजन टोटल है। पहला रीजन है डिमांड फॉर बेसिक सर्विस। इंडिया कितना भी डेवलप कर जाए लेकिन कुछ बेसिक सर्विस का तो डिमांड रहेगा ही। ठीक है, कितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर जाए लेकिन बेसिक सर्विस का डिमांड रहेगा ना। जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, ये सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में, और इसका डिमांड हमेशा रहेगा। ठीक है, और जब इसका डिमांड हमेशा रहेगा तो क्या ये टर्सरी सेक्टर को पनपने में मदद करेगा ना, टर्सरी सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद करेगा। फिलहाल तो गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड करा रहा है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दूसरा रीजन है ग्रोथ इन अदर सेक्टर। जब आपको हम टर्सरी सेक्टर पढ़ा रहे थे तो वहां आपको हम ये बताए थे कि टर्सरी सेक्टर का एक काम ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करना। और जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट करेगा तो उसको टर्सरी सेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ये मौका मिलेगा टर्सरी सेक्टर को ग्रो करने का। ठीक है, जैसे एज फार्मिंग प्राइमरी एंड इंडस्ट्री सेकेंडरी ग्रो, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो ये क्या होगा, दे क्रिएट अ नेचुरल डिमांड फॉर सपोर्ट सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो ये कुछ कुछ का डिमांड बढ़ा ही देगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा डिमांड, ट्रेड का डिमांड बढ़ेगा, और स्टोरेज का डिमांड बढ़ेगा, इसी तरह कम्युनिकेशन सब का डिमांड बढ़ेगा। ये सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में। और जब ये सब ग्रो करेगा प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब का जब डिमांड बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली टर्सरी सेक्टर का डिमांड तो बढ़ेगा ना, टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना इकोनॉमी में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा कारण है हायर इनकम स्पेंडिंग। देखो होता क्या है, एज पीपल अर्न मोर मनी दे स्टार्ट डिमांडिंग लाइफ स्टाइल सर्विस लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग एंड प्राइवेट स्कूलिंग, स्पेशली इन बिग सिटीज। जैसे जैसे आपके पास पैसा आते जाएगा, जैसे जैसे हमारे आपके पास पैसा आएगा, हम कुछ हायर चीज का डिमांड करना शुरू कर देंगे। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, रेस्टोरेंट क्या है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है। टूरिज्म सर्विस सेक्टर में, अभी क्या, अभी पैसा नहीं तो घूमने का नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो आप घूमने तो यूं ही निकल जाओगे, तो टूरिज्म का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, शॉपिंग का डिमांड बढ़ जाएगा,
प्राइवेट स्कूलिंग, फिर अपने बच्चे को आप सरकारी स्कूल में कभी डाले हुए? नहीं डालोगे। अभी आप कुछ नहीं कमा रहे हो, फिर भी सोचते हो कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। उसका रीजन क्या है कि बच्चे जो है इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई क्या है, हिंदी लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है। ये कंडीशन है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपके पास पैसा आते जाएगा आप क्या करेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूलिंग कराना शुरू करेंगे। तो क्या है, उससे सर्विस सेक्टर का डिमांड तो बढ़ेगा। तो ये तो तीसरा रीजन है सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ाने का। चौथा रीजन है द टेक बूम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता जाएगा। अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तभी ना हम फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी एटसेट्रा एटसेट्रा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लग गए, ठीक है। ओला उबर ये सब का कितना ज़्यादा, ये सब क्या है सर्विस सेक्टर में आ रहा है ना, ये सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लगे। तो ऐसे ऐसे ही जैसे जैसे सर्विस सॉरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाएगा, हम सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ाते चले जाएंगे, सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये मेजर 4 रीजन है सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ने का, सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ने का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विस सेक्टर क्यों राइज कर रहा है, टर्सरी सेक्टर राइज क्यों कर रहा है, उसका आप आंसर ये 4 पॉइंट में लिख देंगे, और काफी है 4 पॉइंट ये, ठीक है। अब है द इनइक्वलिटी इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में भी एक प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। सर्विस सेक्टर में इनइक्वलिटी नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। जैसे अनइक्वल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर का सारा चीज, सारा पार्ट जो सर्विस सेक्टर का बराबर से ग्रो नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब भी सर्विस सेक्टर में ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जो तुम्हारा छोटा छोटा जो डिलीवरी वाला ब्लिंकिट वाला सब है, डिलीवरी बॉय सब भी तो सर्विस ही दे रहा है ना। क्या इक्वल ग्रोथ है इन सब में? नहीं है ग्रोथ। तो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ हो रहा है वो काफी अनइक्वल है, ठीक है। और डिवाइड वर्कफोर्स का भी डिवाइड है सर्विस सेक्टर में। एक साइड तुम देखोगे सुंदर पिचाई जैसा आदमी गूगल का सीईओ बैठा हुआ है, और एक साइड क्या है, जोमेटो वाला डिलीवरी बॉय एक साइड बैठा हुआ है। तो ये अनइक्वल मतलब क्या बोल सकते हैं हम, डिवाइडेड वर्कफोर्स। एक साइड क्या है, हाई सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा, जिसको बहुत सारा सैलरी मिल रहा है, बहुत स्किल्ड है। और दूसरी तरफ क्या है, ये डिलीवरी बॉय सब है, ठीक है। तो ये अनइक्वल डिवाइड है, मतलब कि अनइक्वल ग्रोथ है सर्विस सेक्टर का, ठीक है। तो ये एक सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम है। आगे और भी प्रॉब्लम है जिस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज यहाँ पे, सर्विस सेक्टर का मतलब बात हो रहा है कि जीवीएम ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सेक्टर का कैसे कंट्रीब्यूशन है। 1977-78 में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, और फिर उसके बाद सर्विस का कंट्रीब्यूशन था, और तीसरे पे इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था। और आपको हम बता ही चुके कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्यों कम था, क्योंकि इन जो गवर्नमेंट थी वो मतलब क्या बोल रखते हैं कि सारा कुछ को गवर्नमेंट के अंदर कर रही थी, बैंक को गवर्नमेंट के अंदर कर, नेशनलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में चल रही थी, तो इसीलिए इसका डेवलपमेंट, और जो चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में चले उससे बहुत कम उम्मीद रहता है डेवलपमेंट का। और आपको एग्जाम्पल में बीएसएनएल बता ही चुके हैं, काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ है। आप 2017-18 का डेटा देखो तो नियम से तो प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना चाहिए, हुआ भी है कम प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ के टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा जो इकोनॉमी है वो प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट कर गया। बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर आया ही नहीं, कभी उतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। वो भी तो कम से कम ग्लोबलाइजेशन हो गया था 1991-92 में, तो ठीक ठाक प्रोग्रेस हो गया, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। अब जॉब के मामले में देखो, एम्प्लॉयमेंट के मामले में टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर कितना भी डेवलप कर जाए इंडिया में, अभी भी इंडिया का मोर देन हाफ पॉपुलेशन कहाँ एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। यहां भी देखो, दोनों जगह देखो, तीनों में कंपेयर करो, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है, जबकि जीडीपी में भी सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर को हो गया, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है, और एम्प्लॉयमेंट देख लो प्राइमरी सेक्टर के कंपेयर में, ये कंडीशन है, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में ना, खास करके एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय का ओवर क्राउडिंग हो रहा है। ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज्यादा, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा एम्प्लॉयज आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो देखने से तो नहीं लगता अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ये रियल में अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये बात है।
आगे तो फिर ये अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अब देखो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट अगले चैप्टर में मेनली एम्प्लॉयमेंट का बात करेंगे, ठीक है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो भी है वो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। और आपका 2 क्लास 3 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा तो है नहीं ये चैप्टर, पिछले से तो काफ़ी छोटा ही था, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ टिके रहे। चलिए।